हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमने आपके लिए साइंस की प्री की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। अब इस सीरीज़ में अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है जिसको हम कई चरणों में बांट सकते हैं। लेकिन ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डायग्राम को हम डिटेल में अपनी मेंस की जो क्लासेस रहेंगी वहां पर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो है सांस क्यों लेते हैं? अब आप कहेंगे सर जिंदा रहने के लिए, बट मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, डेप्थ है, गहराई है। या फिर आपने सोचा है कि आप सांस में क्या लेते हैं? अब आप कहेंगे सर हम ऑक्सीजन लेते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि क्या हम वाकई में सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये रहेगा कि आखिर सिस्टम यानी तंत्र होता क्या है? तो समझेंगा, जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे प्रीवियस सेशन से, मानव शरीर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, कई सारे काम होते हैं। जैसे पाचन होता है, श्वसन होता है, और इसके अलावा उत्सर्जन वगैरह वगैरह काम होते हैं। तो सारे काम जो है कुछ निश्चित अंगों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सांस लेने की, तो इसके लिए मुझे बताइए प्रमुख उत्तरदायी अंग जो है वो कौन सा है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि फेफड़ा, यानी कि लंग्स जो है इसके लिए प्रमुख अंग है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या भी कहा जाता है, समझिए जरा। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या लंग्स होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब जो O2 है वो अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे फुफ्फुसी श्वसन। भाई फेफड़े का एक दूसरा नाम क्या है? फुफ्फुस, फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। अब लेकिन क्या लंग अकेला, फेफड़ा अकेला ये श्वसन का काम कर लेता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके लिए इसको और भी अंगों की सहायता लगती है, जैसे नासा मार्ग, नेसल पैसेज, ग्रसनी, फेरिंग्स, लैरिंग्स या स्वरतंत्र, ट्रैकिया और फेफड़ा। ये सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, श्वसन तंत्र का काम करते हैं। अब आप कहेंगे सर बड़ी किताबी तरीके से आपने बोल दिया, बात समझ नहीं आई। तो समझेगा, हम नाक में जो है सांस कहाँ से लेते हैं? तो आप कहेंगे सर नाक से। तो देखिए ये हम सांस ले रहे हैं। अब इसमें ये जो हमारे दो छिद्र हैं, इनके अंदर से क्या होती है, सांस अंदर जाती है। तो ये क्या है, ये हमारा नेसल पैसेज है, जहां से क्या हो रही है, सांस अंदर जा रही है। अब अंदर जाने के बाद सांस कहां जाती है, इस पीछे के हिस्से में। तो ये पीछे का हिस्सा क्या है, फेरिंग्स है। अब इस पीछे के हिस्से में जो फेरिंग्स है उसके नीचे, इधर देखिए, हाँ जी बिल्कुल, आप इस तरह से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कुछ चीज है जो अड़ रही है। ये जो अड़ रहा है ये क्या है, लैरिंग्स यानी स्वरतंत्र है। अब इसके नीचे मुझे बताइए, हम सब ने बचपन में एक रट्टा तो जरूर मारा होता है जिसको हम कहते हैं आहार नाल और श्वास नाल, ठीक है। आहार नाल ईसोफेगस और श्वास नाल यानी कि ट्रैकिया। तो जो लैरिंग्स रहता है इसके नीचे क्या होता है, एक वापस से नली होती है। इस नली को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ये देखिए ये क्या है, ट्रैकिया। और फिर जो ट्रैकिया है उससे फिर सांस कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, फेफड़ा है, जिससे हम सांस लेना और छोड़ना ये दोनों काम जो है करते हैं। अब इन सारे अंगों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं, और ये क्या है ये भी हम आज के ही सेशन में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब आइए सबसे पहले नासा मार्ग पे यानी नेसल पैसेज पे। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नाक है उसके पीछे क्या है, एक कैविटी है, यानी खाली जगह है। उसे क्या कहा जाता है, नासा कैविटी या फिर नासा गुहा, ठीक है। ये देखिए वो खाली जगह जहां सांस लेने के बाद जो है जाती है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, अब मुझे बताइए, आप सूंघते कहां से?
निश्चित तौर पे आपकी जो नाक है वो क्या करती है, सूंघने का काम करती है। और आपने पिछले ही डायग्राम में अभी देखा कि जो आप सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है, वो जो ट्रैकिया है उस तक जाती है। तो जो श्वसन नाल है, जो ट्रैकिया है, वो क्या है, एक पाइप है। अब मुझे बताइए, पाइप में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे पाइप का क्या होगा, एक मुंह होगा, एक सिरा होगा, एक दरवाजा होगा। तो जो श्वसन नाल है यानी कि जो ट्रैकिया है, उसके द्वार का काम कौन करता है, नासा मार्ग यानी नेसल पैसेज करता है, जो आपके सामने डायग्राम में स्पष्ट रूप में दिया गया है। पर सर आप जो बता रहे हैं हमें ये बताएं, इससे सवाल कैसे आएंगे अब एग्जाम में। तो देखिए सवाल कैसे आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने बचपन में अपने घर में ये सुना है कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए और मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए? मतलब सर, मतलब मैं कहना चाहता हूं आप चाहें तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसा कहते हैं कि सांस नाक से ही लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो देखिए इसकी वजह क्या होती है, नाक के अंदर क्या होती है, म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है, मुझे बताइए। आपको सर्दी होती है, निश्चित तौर पे होती है। तो सर्दी में क्या निकलता है हमारी नाक से, एक द्रव्य निकलता है। ये द्रव्य ही असल में क्या है, म्यूकस है, ठीक है। श्लेष्मल भी हिंदी में कहते हैं इसको। अब ये जो म्यूकस होता है, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी बेकार चीज होती है, इससे तो हमें बहुत घिन आती है। पर मैं कहूंगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे सर? तो मुझे बताइए, आपने देखा होगा आपकी जो नाक है उसमें क्या होते हैं, बाल होते हैं, जो आप नाई की दुकान पर क्या करते हैं, कटवा देते हैं। तो ये जो बाल हैं और ये जो नाक के अंदर ये चिपचिपा द्रव्य है, क्या इनका कोई उपयोग होता है? तो इनका बहुत उपयोग होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में जो धूल के कण नाक से जा रहे हैं उन्हें रोकते हैं। जो जीवाणु जा रहे हैं या फिर जो अन्य सूक्ष्म जीव यानी अगर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जा रहे हैं तो ये उनको क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाने नहीं देते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर धूल ना जाए तो हमें मुंह से नहीं, नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर क्या है, म्यूकस है, जो धूल जैसे पदार्थों को क्या करता है, अपने अंदर चिपका लेता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, शरीर के बाहर निकल जाते हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, तो नासा मार्ग में होती है। आई गेस आपको क्लियर हो गया। तो यहां से दो सवाल बन जाएंगे, म्यूकस कहाँ है, नासा मार्ग में, और दूसरा सवाल कि जो म्यूकस है वो क्या करती है, तो धूल के कण, वायरस, बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती है। अब इसके बाद सेकंड देखिए, ग्रसनी, फेरिंग्स। सर सबसे पहले तो ये है कहाँ, थोड़ा स्पष्ट रूप में बताइए। तो मैं बड़ी आसान तरीके से आपको बताता हूं। मुझे बताइए कि नाक से सांस लेना चाहिए पर फिर भी हम मुंह से सांस ले पाते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम मुंह से सांस क्यों ले पाते हैं? तो देखिए इसका एक कारण है। कारण ये है कि इधर देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये आपका मुंह का हिस्सा है और ये उसके पीछे का हिस्सा है। उसी तरह से ये आपका नाक का हिस्सा है और ये उसका पीछे का हिस्सा है। मुझे बताइए ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? सर आपने जहां मार्क करा है वहीं पर मिल रहे हैं। तो वो हिस्सा क्या कहलाता है, वो हिस्सा कहलाता है फेरिंग्स, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है, ग्रसनी होता है, अगर आप किताबों में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर क्वेश्चन बनता है कि मुंह का और हमारे अगर हम बात करें नाक का, इन दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, यानी कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन हिस्सा कौन सा है? तो जवाब क्या है, ग्रसनी। ये सवाल आपको पता होना चाहिए। और अन्य भाषा में अगर मैं कहूं तो आप मुंह से सांस ले पाते हैं, क्योंकि दोनों तंत्र जो है कहां पर मिलते हैं, ये फेरिंग्स वाले हिस्से में मिलते हैं। ये कहां होता है, तो नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। मैं समझता हूं ग्रसनी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। अब ग्रसनी के बाद देखिए क्या होता है। निश्चित तौर पे आप किताबें पढ़ेंगे तो वहां दिया है कि ग्रसनी के बाद होता है लैरिंग्स, ठीक है। अब इस लैरिंग्स को हम एक और नाम से पुकारते हैं, जो कि होता है स्वर यंत्र यानी वॉइस बॉक्स। तो अब समझेगा, आपकी जो आवाज है, ये जो मेरे मुंह से या मेरे गले से अभी जो आवाज आ रही है, क्या आपने सोचा ये आवाज कहां से आती है?
तो ये आवाज जो है इसी जगह से आती है जिसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्या होना चाहिए, तो मुझे बताइए, क्या बचपन में जो मम्मी रहती हैं, क्या उन्होंने आपको ये कहा है कि बेटा खाते वक्त जो है बोलना नहीं चाहिए, जब आप खाना खा रहे हो तो कुछ भी बोलना नहीं चाहिए? तो इसका भी क्या है, इसका भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं उन सब के पीछे क्या होती है, गहरी वजह होती है। तो देखिए होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो असल में जो हमारा खाना होता है वो देखिए, ये आपने खाना खाया, ये खाना कहाँ जाता है, ये खाना आहार नाल में यानी ईसोफेगस में क्या होता है, जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए आप खाते वक्त बोल रहे हैं तो एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये है कि ये देखिए आहार नाल के साथ में क्या लगी हुई है, हमारी श्वसन नाल जो है लगी हुई है। अब ये जो श्वसन नाल है इस पे असल में क्या होता है, एक दरवाजा रहता है, ठीक है। अब ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा क्या हो जाता है, अगर आप खाते टाइम बोल रहे हैं तो खुल जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, कभी कभी जो खाना है वो धीरे से कहाँ घुस जाता है, वो घुस जाता है हमारी श्वसन नाल में, जिसमें हम कहते हैं कि अरे बाप रे, इसकी तो सांसें क्या हो गई हैं, रुक गई हैं, इसके गले में खाना फंस गया है, इसलिए इसको एकदम से ठसका आ गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हम नहीं बोल रहे हैं तब भी तो ये खाना जा सकता है अंदर, जिस हिस्से को आपने दिखाया उसमें। तो नहीं दोस्तों, तब ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो लैरिंग्स है उसके द्वार पर, ये देखिए लैरिंग्स के द्वार पर क्या है, एक कपाट है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन नाल और आहार नाल दोनों को अलग करने वाला कपाट कौन सा है, तो जवाब है एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स के क्या होता है, ऊपर में स्थित होता है। और आप जब भी कुछ निगलते हैं तो आपके निगलने के समय ये ग्लॉटिस द्वार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे भोजन जो है वो श्वसन नली में प्रवेश जो है नहीं कर पाता है। मैं समझता हूँ लैरिंग्स जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। इसीलिए किताबों में आप पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, ध्वनि उत्पादन का काम करता है, और इसके अलावा ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। मतलब सर, मतलब देखिए जैसा आपने समझा, हमारा जो क्या कहते हैं मुंह का और नाक का कॉमन हिस्सा है वो क्या है, ग्रसनी है। इधर हमारी जो नली चलती है वो क्या है, वो नली जो है ट्रैकिया है। तो ग्रसनी और ट्रैकिया इनके बीच का हिस्सा क्या होता है, वो होता है लैरिंग्स। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब आइए ट्रैकिया पर। ट्रैकिया, अब इससे अगर मैं बात करूं तो बड़ा बेसिक सा एक सवाल बन जाता है, श्वसन नाल को क्या कहते हैं? तो जवाब मैं समझता हूं आप सबको पता है, ट्रैकिया कहते हैं, जो गले में स्थित होती है और क्या करती है, लैरिंग्स को फेफड़े से जोड़ती है। मतलब कि देखिए ये रहा आपका क्या, लैरिंग्स, और आई गेस ये तो आपको पता ही है, ये आपका क्या है, फेफड़ा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो नली होती है इसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन नाल यानी कि ट्रैकिया। पर इससे जुड़ा एक मजेदार फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, तो समझेगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत जोरों से सांस लेते हैं तब भी ये नली जो है फटती नहीं है। पर ऐसा क्यों होता है? आप कहोगे सर ये क्या बात है, तेज सांस लेंगे तो नली फटेगी क्यों? तो मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। कई बार हम कूलर में पानी भर रहे होते हैं, तो कूलर में पानी जब हम भर रहे होते हैं तो नल का क्या होता है, प्रेशर जो होता है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नल के ऊपर कई बार क्या होते हैं, कुछ बांध देते हैं ताकि क्या ना हो, जो नल है वो निकल ना जाए। ठीक है, उसी तरह से हमारे गले में भी क्या होता है, जब हम बहुत जोरों से प्रेशर लेते हैं तो जो हमारा ट्रैकिया है उसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारा जो ट्रैकिया है उसके ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेज लगे होते हैं, ताकि वो उसको क्या कर सके, वो उस नली को फटने से रोक सके। ठीक है, मैं समझता हूं अच्छी जानकारी है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए फेफड़ा पर, लंग्स पर। अब आप कहेंगे सर फेफड़ा लंग्स सीधी सीधी बात है कि ऑक्सीजन को लेना है और CO2 को छोड़ना है। पर मैं आपको यही कहूंगा कि ईश्वर ने हमको इतना भी सरल नहीं बनाया है, बहुत गहराई जो है ईश्वर के साइंस में छुपी है।
तो समझिए जरा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वक्ष गुहा है उसमें क्या होता है, वक्ष गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी, उसमें क्या होता है, एक जोड़ी फेफड़े जो हैं होते हैं। वक्ष मतलब एब्डोमिनल नहीं, सॉरी, जो हमारी सीने की कैविटी होती है इसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं, ठीक है। एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, इनकी रचना कैसी होती है, स्पंज के समान। स्पंज के समान मतलब जैसे स्पंज क्या होता है, हाथ से दब जाता है और हाथ से फैल जाता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एक फेफड़ा जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जो आपका दायां फेफड़ा है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और बायां फेफड़ा छोटा होता है। पर क्या मुझे कोई बताएगा ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है आपको पता है कि बाईं तरफ क्या होता है, बाईं तरफ जो है हमारे लंग्स के अलावा क्या होता है, हमारा दिल होता है। तो इसलिए बायां हिस्सा क्या होता है, दिल को जगह देता है। दिल में जगह बहुत बार सुना होगा, पर फेफड़े का मैं समझता हूं और भी दिल बड़ा है, क्योंकि वो दिल को क्या दे रहा है, जगह दे रहा है। मैं समझता हूं आपको ये याद हो गया एग्जाम के लिए कि कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फेफड़े होते हैं, मुझे बताइए क्या फेफड़ों को सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन अंग है ये हमारे शरीर का। तो इसके ऊपर क्या होती है, एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फेफड़े के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो जवाब रहेगा क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब फेफड़े जो है, अब सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहां पर O2 क्या होती है, रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। बात समझ नहीं आई? तो देखिए जरा, इस चीज को मैं आपको एक डिटेल डायग्राम समझाता हूं। यहां देखिए, अब होता क्या है, जैसा कि आपने समझा, सबसे पहले नासा मार्ग, नासा मार्ग से कहां गए, अंदर गए, अंदर जाने के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया रहता है, देखिए जरा, ये दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। और फिर उसके बाद ये और 3 भागों में और भागों में बढ़ जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं। अब लेकिन ये जो ब्रोंक्यूल होते हैं, इनके भी क्या होता है, आगे कुछ होता है, जिसको मैं समझता हूं किताब में आप सबने याद करा है, किस नाम से, एल्वोलाई के नाम से। हिंदी में अगर हम कहें तो वायु कोष्ठक, वायु कुपिका, ये नाम जो है इसके पुकारे जाते हैं। तो ये जो एल्वोलाई रहता है, ध्यान से समझेगा, ये जो एल्वोलाई रहता है, इसके ऊपर असल में क्या रहता है, ये देखिए, खूब सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, खूब सारी रक्त कोशिकाएं जो हैं रहती हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये तो सुना है कि फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में ऑक्सीजन जो है वो आती है, ठीक है, O2 क्या है, आती है, और CO2 क्या हो जाती है, निकल जाती है। पर ये होता कैसे है? तो हमारे फेफड़े के अंदर क्या होता है, एल्वोलाई, वायु कोष्ठक, वायु कुपिका होती है, और ये क्या करती हैं, इनके कारण जो ऑक्सीजन है वो जब फेफड़े में जाता है, तो वो प्रेशर के कारण, डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है वो इन वायु कूपिकाओं के जरिए कहां प्रवेश कर जाता है, हमारे रक्त में प्रवेश कर जाता है। और जो CO2 लौट के आता है रक्त से, वो क्या करता है, वो वापस से फेफड़े में आ जाता है, और फिर उस तरह से CO2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो फेफड़ों में जो अल्वोलाई होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का, ब्लड वेसल्स का पूरा क्या होता है, जाल होता है, ठीक है। आई गेस आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई। और यहीं से आपका एक सवाल और बन गया कि वायु कोशिकक या वायु कोष्ठक या वायु कूपिका या एल्वोलाई ये कहां होते हैं, तो ये फेफड़े में होते हैं। अब जरा इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए, यहां भी हम फिर से एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्या हम सच में सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं? सर ये क्या बात हुई, हम तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पर कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए, हम जब सांस लेते हैं, यानी हम अंदर की तरफ वायु लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, मुझे बताइए, एटमॉस्फेयर का जो हमारा वातावरण है उसका कंपोजिशन क्या है? तो उसमें नाइट्रोजन क्या है, 78% है, ऑक्सीजन क्या है, 21% है,
और कार्बन जो है उसका परसेंटेज क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जो वातावरण में जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जिस कंपोजिशन में एयर है, हम सांस जो है उसी कंपोजिशन में लेते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो आगे के सेशन में, आज के सेशन में आप डिटेल में समझ लेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन का जब प्रयोग होता है तो ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब मुझे बताइए क्या नाइट्रोजन का कोई उपयोग होता है? तो देखिए, अब बायोलॉजी में ही जब हम आगे डिटेल पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो वातावरण में नाइट्रोजन है इसका हम सीधे सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। पर जो पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो राइजोम होते हैं, जिनके कारण वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब जब राइजोबियम के कारण ये नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद उन पौधों से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन जो है मिलता है। तो नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर में जाती है और जैसी जाती है वैसी की वैसी कंपोजिशन से बाहर आ जाती है। पर ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेवल मुझे बताइए क्या हो गया, ऑक्सीजन का लेवल जो है गिर गया। अब प्रयोग के दौरान होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे बताइए CO2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम 78% क्या छोड़ते हैं, नाइट्रोजन। इसके अलावा 17% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब सांस छोड़ते समय हम ऑक्सीजन को कम करते हैं और CO2 को बढ़ाते हैं। इसीलिए कंफ्यूजन जो है ना हो, इसके लिए हम बोलचाल में क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर उसका मतलब क्या होता है, हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और CO2 छोड़ रहे हैं। इसका मतलब हम CO2 को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये परसेंटेजेस याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर हम सांस ले कैसे पाते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं? सर ये कैसा सवाल है, बड़ा आसान सा है, यूं सांस ले ली और यूं सांस छोड़ दी। तो देखिए इतना आसान जो है ये नहीं है, इसमें भी डेप्थ है। तो इस डेप्थ को मैं आपको समझाऊंगा इस डायग्राम से। मुझे बताइए ये क्या है? आप कहेंगे सर ये प्रेशर कुकर है। तो इस प्रेशर कुकर को आइए समझते हैं। मुझे बताइए कुकर कैसे काम करता है? तो आप कहेंगे सर कुकर में अगर हम बात करें तो होता क्या है, जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर के अलावा मुझे बताइए इसमें सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे क्षेत्रफल बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। अब हाई प्रेशर है और सरफेस एरिया क्या है, कम है। वहीं हम यहाँ बाहर की बात करें तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और प्रेशर यहाँ पर क्या है, तो प्रेशर जो है यहाँ पर क्या है, एकदम लो प्रेशर है। अब मुझे बताइए ऐसे में जो हवा है वो कहाँ से कहाँ जाएगी? भाई कुकर में सीटी आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। तो ऐसे में हवा जो है वो अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है हाई प्रेशर से एयर कहाँ जाती है, लो प्रेशर जाती है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब जो है वायु जलती है। ठीक है, तो ध्यान से ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया जहां ज्यादा है उस तरफ क्या होती है, वायु जाती है। ठीक है, सरफेस एरिया जहां ज्यादा है उस तरफ वायु जाती है। अब उसी तरह आइए फेफड़े पर। अब ये देखिए ये हमारा फेफड़े का स्ट्रक्चर है। अब इसी के बगल में मैं एक गुब्बारा बना देता हूं। मुझे बताइए क्या फेफड़ा गुब्बारे जैसा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे फेफड़ा जो है गुब्बारे जैसा है। अब आप सांस लीजिए। अब मुझे बताइए सांस लेते समय क्या आपका जो फेफड़ा है वो फूल रहा है, आपका सीना जो है बाहर आ रहा है? निश्चित तौर पे आ रहा है। अब जब फेफड़ा जो है सांस लेते वक्त बड़ा हो रहा है तो मुझे बताइए आपका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ रहा है फेफड़े का कि घट रहा है? तो आप कहेंगे सर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सरफेस एरिया का मुझे बताइए प्रेशर क्या था? सरफेस एरिया का प्रेशर क्या है, एग्जैक्ट उल्टा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है सांस जो होगी वो बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सांस लेने का, इनहेल करने का क्या होता है, सिस्टम होता है। और इसी के विपरीत जब हम सांस छोड़ते हैं तो
फेफड़ा क्या होता है, सिकुड़ता है, और जब फेफड़ा सिकुड़ता है तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और सांस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद मेरा लेकिन एक सवाल है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम सांस लेते ही क्यों हैं? आप कहेंगे सर जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, पर मैं कहूंगा कि इसमें बहुत गहराई है। तो देखिए, हम जब जिंदा रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम या तो फिजिकल वर्क करते हैं, योगा करना वगैरह वगैरह, या फिर हम जो है मेंटल वर्क करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, सोचने का, समझने का। उदाहरण के लिए आप अभी एक मेंटल वर्क कर रहे हैं, इस सेशन को सुनने में आपका काफी दिमाग जो है लग रहा होगा। तो ये दोनों काम, फिजिकल और मेंटल, आप कैसे कर पाते हैं? तो इसकी वजह रहती है आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा। फिजिकल वर्क करना हो या मेंटल वर्क करना हो, दोनों के लिए क्या लगती है, ऊर्जा लगती है, शक्ति लगती है। पर ये ऊर्जा जो है, मुझे बताइए कहाँ उत्पन्न होती है? तो आइए इसको समझते हैं। ये ऊर्जा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें, और डाइजेशन सिस्टम जो है, उन दोनों के कंबाइंड रूप में उत्पन्न होती है। कहां पर? तो जवाब है सेल में, यानी कोशिका में। मतलब सर देखिए, आपने सांस ली, सांस लेने के बाद जैसा कि आपको पता है सांस कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है, और फेफड़े में क्या है, वायु कूपिकाएं हैं, जिनमें क्या होता है, जिनके जरिए जो सांस है वो हमारे रक्त में चली जाती है। पर ये रक्त से आपने सोचा कहाँ जाती है? तो देखिए जरा, हमारे शरीर में ये जो वायु कूपिकाएं हैं, इनसे क्या होता है, जैसा कि आपने समझा, ये फेफड़े में चली जाती है, क्योंकि फेफड़े में वायु कूपिका में रहती है। फिर वहां से क्या होता है, वहां से ये जाती है रक्त में मिलने के बाद कहाँ, हार्ट में, यानी कि हृदय में। अब हृदय में क्यों, मुझे बताइए। रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण का काम कौन करता है? सुना हुआ, पढ़ा होगा आपने पिछले सेशन में और अपने लाइफ में भी। तो हार्ट जो है, हृदय जो है, ये काम करता है। तो फेफड़े से क्या होता है, रक्त कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और हार्ट पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त जो है उसको बिखेरता है, उसका परिसंचरण करता है। तो आपके हाथ में सपोज क्या है, सेल है, कोशिकाएं हैं, जिन पे क्या होता है, आपका रक्त जो है जहां तक पहुंचता है। तो वहां पर क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर रक्त के द्वारा क्या होता है, दो चीजें आती हैं। एक क्या क्या, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। जो आप सांस लेते हो वो रक्त के जरिए क्या करती है, पहले फेफड़े में जाती है, फिर हृदय में जाती है, और फिर हृदय से आपके हाथ के सेल्स में या शरीर के सेल्स में आती है। उसी प्रकार जब आप खाना खाते हो तो जो खाना आप पचाते हो वो खाना क्या होता है, आपके रक्त में मिलता है, रक्त में मिलकर आपके हृदय में जाता है, और फिर हृदय से वो कहाँ जाता है, आपके शरीर के सेल्स में जाता है। अब शरीर के जो सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने का मतलब क्या है, याद आया? 21% जो रहता है उसका परसेंटेज कम होके कितना रह जाता है, 17% रह जाता है, और 4% क्या हो जाता है, कार्बन हो जाता है। मतलब थोड़ा सा ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा यहां पर क्या बनती है, एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो ऊर्जा है उसकी करेंसी कहते हैं। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वहां पर ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। और इस ऊर्जा के को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए, जो हमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से मिलते हैं। और इसके लिए इन्हें क्या कहते हैं, फेफड़े और हमारे अमाशय यानी स्टमक, इन दोनों से हमारे सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हमारा रक्त जो है वो ये काम करता है। मैं समझता हूं आपको बड़े अच्छे से ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद फिर से मेरा एक सवाल, आप कहेंगे सर सवाल बहुत आ रहे हैं, तो देखिए जब सवाल आएंगे तभी जवाब सुनने में क्या होगा, मजा आएगा। तो मुझे बताइए, क्या आप कभी दौड़ते हैं? निश्चित तौर पे कभी ना कभी आप दौड़े होंगे।
तो क्या दौड़ने के बाद आप हाफ जाते हो और ऐसे करते हो? निश्चित तौर पे दौड़ने के बाद आप क्या होते हैं, हाफ जाते हैं। या फिर इसके अलावा जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो क्या हमारे पैरों में दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प, ठीक है। तो आप कहेंगे निश्चित तौर पे सर ये भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर बहुत तेज दौड़ने के बाद हमें बहुत ज्यादा सांस क्यों लेनी पड़ती है, या फिर मसल्स जो है उनमें क्रैम्प क्यों आ जाते हैं? तो आइए समझते हैं। देखिए, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में क्या होता है, जैसा कि आपने समझा, जो सेल है उसमें प्रॉपरली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। पर इसमें भी क्या है, डेप्थ है। प्रकृति सरल है, पर जितनी वो सरल है उतनी ही वो जटिल भी है। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनका जब पाचन होता है तो पाचन में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज का कोशिका में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो हम ग्लूकोज खा रहे हैं वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, ये देखिए ये सेल का डायग्राम है, जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। आसान भाषा में अगर कहूं तो जो ग्लूकोज है उसका रिएक्शन होता है सेल के अंदर। अब वो या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। याद करिए, आपने पढ़ा था पिछले उस स्लाइड में ही, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जिसमें क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। अब अगर ऑक्सीजन मिल गया तो क्या होगा, ढेर सारी ऊर्जा बन जाएगी, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीश्वसन कहते हो। पर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऊर्जा का उत्पादन जो है नहीं हो पाएगा। सर बड़ा किताबी हो रहा है, बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए, आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे आपने एक चीज समझी, हमें कोई भी काम करना हो, हमें उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। मुझे बताइए, आप अगर जिम में जाके वजन उठा रहे हैं तो वजन उठाने के लिए ऊर्जा कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? निश्चित तौर पे वजन उठाने के लिए ढेर सारी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ढेर सारी ऊर्जा चाहिए मतलब क्या करना होगा, ढेर सारी सांसें लेना होगी। तो जब हम कोई नॉर्मल कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम ग्लूकोज खाने में लेते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन हम सांसों में लेते हैं। इन दोनों का रिएक्शन होता है। इनके रिएक्शन से क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी कि 38 एटीपी जो है बन जाती है। और इस एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने सारे कार्य करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। पर जब हम बहुत ज्यादा कोई काम करते हैं, जिम में जैसे वजन उठाते हैं, तो हम अपनी सांस पर ध्यान नहीं दे पाते। हम जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पर्याप्त ऑक्सीजन जो है नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो हमारे मसल हैं उनको खाना तो मिल गया, ग्लूकोज तो मिल गया, पर जो मसल के सेल्स हैं उनको क्या नहीं मिला, उनको रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला। तो जब उनको रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो होता क्या है, समझिए, जो ग्लूकोज है वो तो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरुवेट बन जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या होता है, ये हमारे कहां बनता है, तो ये साइटोप्लाज्म में बनता है। फिर इस पायरुविक एसिड का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसमें होता है, एनर्जी में कन्वर्जन इसका होता है। पर मान लीजिए अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में। और ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है, ये आपके हाथ में, पैर में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, दर्द होता है और आपको हाथ जो है हिलना बंद हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये दर्द चला भी तो जाता है। तो देखिए, जब आप कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो उसके बाद जब आप विश्राम करते हैं तो आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये जब आप बार बार फिर सांस लेते हैं और आराम करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो आपको एक्स्ट्रा सांसें चाहिए थी काम करते वक्त वो आपको मिल जाती है, जिनके कारण आपके शरीर को आराम मिलता है। क्योंकि उस वक्त जो लैक्टिक एसिड है उसको फिर काय में कन्वर्ट करा जाता है, उसको एटीपी में, एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है। सर एटीपी तो यहां भी नजर आ रही है,
पर दोस्तों इस एटीपी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो मैं समझता हूं ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों तरह के श्वसन आपको समझ में आ गए हैं। और इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहां पे जो प्रक्रिया चल रही है इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं, जो कहां होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो क्या क्या समझा है मैंने, फटाफट से ध्यान दीजिए। ग्लूकोज सबसे पहले रहता है। ग्लूकोज जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सी श्वसन हो या अनऑक्सी श्वसन हो, दोनों में ही पायरोविक एसिड बनेगा। कहां बनेगा, साइटोप्लाज्म में, सेल के कोशिका के बनेगा। फिर साइटोप्लाज्म में कहां से कहां जाते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। वहां पर क्या होता है, कभी ऑक्सी श्वसन होता है, कभी अनऑक्सी श्वसन होता है। अगर आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो तो पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सी श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बराबर एटीपी बनेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर अनऑक्सी श्वसन होगा, एनर्जी कम बनेगी, और एनर्जी के साथ में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड जो है वो बनेगा, लैक्टिक अम्ल जो है वो बनेगा। अब इसके अलावा एक और चीज आपने किताबों में पढ़ी होगी कि जो शराब है वो क्या होती है, वो भी कैसे बनती है, अंगूर को सड़ा के क्या होती है, शराब बनती है। तो समझेगा ये कैसे होता है। इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन जो है काम करता है। तो देखिए क्या करा जाता है, असल में बड़े बड़े बीकर लिए जाते हैं। उन बड़े बड़े बीकर्स में क्या करा जाता है, उन बड़े बड़े बीकर्स में पहले शुगर डाल दी जाती है या अंगूर डाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, उनके ऊपर से क्या डाल दिया जाता है, खमीर डाल दिया जाता है, यानी कि ईस्ट जो है डाल दिया जाता है। सर ये यीस्ट, ये नाम सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, ये यीस्ट असल में क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, ये यीस्ट इसमें क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर इसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो क्या होगा, यहां पर अनऑक्सी श्वसन की क्रिया होगी, जिसमें क्या बनेगा, जिसमें अल्कोहल बनेगी और CO2 बनेगी। अल्कोहल को ही हम एक दूसरे नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम क्या होता है, केमिस्ट्री की भाषा में इथेनॉल होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला C2H5OH जो है होता है। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये देखिए ये वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन और ये वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक यीस्ट में होता है और एक हम इंसानों की मसल्स में होता है। मसल वाले में लैक्टिक एसिड बनता है, और जो यीस्ट होता है, फंगस होती है, उसमें क्या होता है, इथेनॉल बनता है। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको इस स्लाइड में बताई है, यहाँ से काफी सारे सवाल बनते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, क्रेब्स चक्र जो है वो कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, ईस्ट जो होता है उसमें क्या बनता है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारे एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप सबसे पूछे जा सकते हैं। अब जो हमारा अगला सेशन रहेगा उसमें हम डाइजेशन यानी पाचन को समझेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।